हम अपने यूनिट 3 के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें गैल्वेनोमीटर, जिसको हम धारा मापी कहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, आपने 10th में प्रैक्टिकल किए हैं, 11th में भी किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपने लैब में देखे होंगे जब लैब में आप 10th में गए थे, 11th में गए थे। तो खासतौर से 10th में ओम्स लॉ को जब आपने किया था तब आपने दो ये उपकरण देखे होंगे जरूर, या आपने लैब में नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश तो आपने किसी भी जगह ये आपने जरूर देखे होंगे। एक कहलाता है एमीटर और एक कहलाता है वोल्ट मीटर। जिस पर वी लिखा रहता है, सिंपल सा है, वी लिखा रहता है, वो वोल्ट मीटर कहलाता है। जिस पे ए लिखा रहता है, एम ए लिखा रहता है, मिली एमीटर, वो कहलाता है एमीटर। मिली एमीटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं, जो धारा का मापन करता है। एमीटर, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं। 10th में आपने ओम्स लॉ में इसको यूज किया है। एक पूरा बना बनाया एपरेटस आता है, उससे होता है, और एक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे होता है। 12th में भी आपको प्रैक्टिकल में करना है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे। आज इनके बारे में चर्चा होगी कि ये बनते कैसे हैं। आज हम लेकिन मूल रूप से समझने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को, और धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, यानी तीनों चीजों को आज हम समझेंगे। धारा मापी को आपने इससे पहले गैल्वेनोमीटर को यूज किया है। आपने कहाँ यूज किया है, ये कहाँ आ गया है, कहाँ आपने पढ़ लिया है, मैं आपको याद दिलाता हूं। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु जब आपने पढ़ा है तब आपने गैल्वेनोमीटर को मीटर ब्रिज में संतुलन बिंदु ज्ञात करने के लिए मीटर ब्रिज में गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही विभव मापी में जहां जहां संतुलन की स्थिति ज्ञात की जाती है वहां गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल में, जो आपके थ्योरी के कोर्स में भी है, वहां धारा मापी को पढ़ लिया है। इसको गैल्वेनोमीटर या धारा मापी कहते हैं। देखिए, धारा मापी जो है उसमें दो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन को हम समझें, दो चीजें मुख्य होती हैं किसी भी धारा मापी में, चुंबक और कॉइल। सबसे पहले ये समझ लें कि ये उपकरण है क्या? वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। मीटर ब्रिज में हम देखते हैं ना, डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन हम निकालते हैं कि जब धारा गैल्वेनोमीटर से धारा जीरो हो, विकर्ण में लगाया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी पढ़ा है। विभव मापी में भी तार को जब हम टच करते हैं तो एक तरफ लेफ्ट साइड जाता है, एक तरफ राइट साइड जाता है। इसमें देखिए बीच में जीरो होता है, ये बीच में जीरो है, और यहाँ 10, 20, 30 ये लिखा हुआ है, 10, 20, 30 ये लिखा हुआ है। इससे धारा की उपस्थिति का पता लगता है और धारा के डायरेक्शन का पता लगता है। इसको यदि हम परिपथ में लगाते हैं और यदि तार को हम उल्टा करके लगा दें तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो पॉइंटर है, यदि इस तरफ जा रहा था तो वो इस तरफ जाने लगता है। तो धारा की प्रेजेंस का इससे पता लगता है। हालांकि बहुत कम माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा का मापन भी इससे किया जा सकता है जनरली, लेकिन धारा नापने के लिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमें इसे अमीटर के रूप में बदलना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुई? वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था, गैल्वेनोमीटर में दो इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें मेन होती हैं, मुख्य भाग उसके दो होते हैं, एक चुंबक और एक कुंडली, मैग्नेट और कॉइल। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं चल चुंबक धारा मापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल चुंबक का मतलब जिसमें चुंबक घूमती है और कुंडली स्थिर रहती है। तो ये तो हमें अभी इस पर डिस्कस नहीं करना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। चल कुंडली का मतलब ऐसा धारा मापी जिसमें कॉइल घूमती है और मैग्नेट जो है वो स्थिर रहती है। एक मैग्नेट के बीच में एक कॉइल मूव करती है, कुंडली घूमती है, उस प्रकार की धारा मापी को हम चल कुंडली धारा मापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी दो प्रकार होते हैं। एक कहलाता है निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित माने लटकाना, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक
चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में एक कॉइल लटकी हो और इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो ये कॉइल घूमने लगती है। तो ऐसा धारामापी जिसमें कॉइल को एक पत्ती से, ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती होती है, उससे लटकाया जाता है और ये मैग्नेट के ध्रुव खंडों के बीच में, पोल के बीच में ये घूमती है। इसको कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पहले बनाया गया था। इसमें जो डिफ्लेक्शन लिया जाता था उसकी एक व्यवस्था थी, लैंप पैमाना व्यवस्था। इस पर प्रकाश डाला जाता था। यहाँ एक समतल दर्पण है, वृत्तीय समतल दर्पण, और उसके रिफ्लेक्शन को नोट किया जाता था। जब ये मूव करती थी कुंडली तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता था उसको एक स्केल पे मेजर किया जाता था। बाद में इसको संशोधित किया गया और उस गैल्वेनोमीटर का नाम है कीलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी। इसमें इस घूमने को मेजर करने में ये इनकन्वीनियंट था, तो इसमें एक जोड़ दिया गया पॉइंटर और एक स्केल, एक संकेतक और एक स्केल जोड़ दिया गया, तो इस कुंडली के घूमने के विक्षेप का ये मापन कर सकता है। तो चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी, दोनों का सिद्धांत एक ही है। हम बारी बारी से कंस्ट्रक्शन पे, सबसे पहले संरचना पे बात कर लेते हैं। चल कुंडली धारामापी, देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो ए आपको दिख रहा है यहाँ, ये एक कुंडली है, एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। तांबे के बहुत पतले पतले तारों को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है। देखिए हर चीज का इसमें कारण है, उस कारण पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पर ही क्यों लपेटा जाता है। हर चीज का कोई ना कोई कारण है, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक ए हो गया। अब नेक्स्ट इसमें एनएस, ये एनएस क्या है, स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवखंड। अब आपको लग रहा होगा कि एन ध्रुव अलग है यहाँ और एस ध्रुव अलग है, ऐसा नहीं है। चुंबक के ध्रुव, एक अकेले ध्रुव को प्राप्त करना असंभव है। तो ये हार्शू मैग्नेट होता है। हार्शू मैग्नेट आपने देखा है, इस तरह का मैग्नेट होता है, स्थायी नाल चुंबक यू, यहाँ उसका एन पोल हो गया और यहाँ इस तरफ उसका एस पोल हो गया, एस ध्रुव हो गया। इसके बीच में ये कॉइल जो है लटकाई जाती है। इसके बाद इसमें अगली चीज क्या है, एफ, ये फास्फोरस ब्रांच एक मिश्र धातु होती है, उसकी एक स्प्रिंग है, उसकी एक पट्टी है जिससे इसको लटकाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया सबके कारण है, वो उस पर हम बात पे आएंगे कि फास्फोरस ब्रांच की पट्टी ही हमने क्यों ली है। सी जो है नर्म लोहे का क्रोड है जो इस कॉइल के बीच के रिक्त स्थान में रखा रहता है। सी को कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। एसपी ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ, ये एसपी स्प्रिंग है। एम ये वृत्तीय दर्पण है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि लैंप पैमाना व्यवस्था से इस कुंडली के विक्षेप को नापा जाता है। एच एक मरोड़ टोपी है, टॉर्सन हेड है, इससे ये लटकाया जाता है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती इससे कसी रहती है। T1 और T2 ये संयोजी पैच है जिनसे इस आउटर सर्किट को इन पैचों से जोड़ दिया जाता है। ये पूरा एक बॉक्स में, कांच लगे हुए बॉक्स में बंद रहता है, अंदर से इस तरह की इसकी संरचना रहती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अब हम बात करते हैं कीलकित पिवट कॉइल गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न धारामापी। इसमें संरचना में वही की वही बातें हैं, बस वहां जो वृत्तीय समतल दर्पण होता था उससे इसका विक्षेप पढ़ने में बड़ा ही इनकन्वीनियंट मेथड था। तो क्या किया, इसके साथ एक पॉइंटर को, एक संकेतक को जोड़ दिया गया और एक स्केल को जोड़ दिया गया जिससे इसका विक्षेप पढ़ना आसान हो गया। और यहाँ पर दो कीलक होती हैं P1 और P2, इससे ये कॉइल टिकी रहती है इस ध्रुव खंडों के बीच में। तो संरचना वही की वही है। ए जैसा कि मैंने बताया एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटी गई तांबे के पतले पतले तारों की आयताकार या वृत्ताकार कुंडली है। एनएस स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवखंड है। P1 और P2 ये पाइवट या कीलक हैं, उनसे ये टिकी हुई है। सी नर्म लोहे का क्रोड है। S1 और S2 इसमें दो स्प्रिंग लगे रहते हैं। T1 और T2 संयोजी पैच है। P जैसा कि मैंने बताया संकेतक है और S स्केल है जिसमें डिफ्लेक्शन को पढ़ा जाता है। बेसिकली हम इसके प्रिंसिपल को समझेंगे, इसका सिद्धांत क्या है। देखिए ये एक्चुअल इसकी संरचना है, आप यहां देख रहे हैं ये NS चुंबक है, मैग्नेट के ध्रुवखंड है, ये पूरा एक मैग्नेट है, इसके अंदर एक आयताकार
क्वाइल है। आपने पढ़ा है, कौन सी चीज पढ़ी है? ये तो इसकी संरचना हो गई। आपने पढ़ा है बल आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या पारस्पर बल आघूर्ण। देखिए, हमने दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एक पढ़ा है कि यदि किसी धारावाही तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है BIL sin थीटा। हमने लॉरेंज फोर्स को एक्सपेंड किया था और इस सूत्र को निकाला था, F = BIL sin थीटा, और अधिकतम होता था BIL। उसके बाद हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर या क्वाइल पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकाला। ये इस तरह का डायग्राम हमने यूज किया था। जब एक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है तो ये जो एक लूप है इस पर एक बल इस तरफ लगेगा और एक बल इस तरफ लगेगा। दो बराबर बल विपरीत होते हैं तो वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिससे क्वाइल घूमने लगती है। शर्त यह है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होना चाहिए। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है तो उस लूप पर या क्वाइल पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ये देखिए, NS मैग्नेटिक फील्ड है, ये और ये क्वाइल है, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। इस पोजीशन में इस पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण लगता है। एक बल इसको नीचे ले जाएगा और एक बल इसको ऊपर ले जाएगा। ये एरो आपको दिख रहा है, ये बल ऊपर की तरफ ले जाता है, ये बल इस क्वाइल को नीचे की तरफ ले जाता है, जिससे ये क्वाइल घूमने लगती है। ये क्वाइल घूमती है, क्वाइल के घूमने के कारण इससे जुड़ा हुआ संकेतक इस स्केल पे विक्षेप देता है। यही धारामापी का सिद्धांत है। तो वो बलयुग्म का आघूर्ण आपने किया, इसके अपोजिट फिर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। उस फास्फोर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होती है। जब कोई चीज घूमेगी तो उसमें मरोड़ उत्पन्न होती है, ऐंठन, तो विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो उसको वापस से उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। संतुलन की स्थिति में ये दोनों बलयुग्म के आघूर्ण बराबर होते हैं। वो बलयुग्म का आघूर्ण हमने पढ़ा है। अधिकतम जो बलयुग्म का आघूर्ण है इस पाश पर लगने वाला, इस लूप पर लगने वाला, या यूं कहें कि ऐसे बहुत सारे लूप हैं यानी एक क्वाइल है, उसको हम कहते हैं NIAB। आपको याद दिला दूं, N नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में फेरों की संख्या, I प्रवाहित धारा, A एरिया क्षेत्रफल क्वाइल का, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो ये NIAB ये होता है विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कार्य करता है। तो देखिए, सिद्धांत किस तरह से हुआ जिसकी हमने अभी बात की। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है, मैं आपसे कह रहा था कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रहे, पैरेलल रहे, तो उस पर कार्य करने वाले विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। ये आघूर्ण हम एक डेरिवेशन के माध्यम से निकाल चुके हैं लूप का, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। बोल बल आघूर्ण क्या होता है? NIAB, ये मैक्सिमम है। अब इस आघूर्ण के कारण वो क्वाइल क्या करेगी? ये क्वाइल घूमने लगेगी, जिससे निलंबन तार का मतलब ये जो सस्पेंशन वायर है, ये जो फास्फोर ब्रांच की पत्ती है, जब ये क्वाइल इसमें घूमेगी तो इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी, जैसे एक तार से आप धागा बांध के उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है विपरीत दिशा में, फिर वो विपरीत दिशा में खुलने लगता है। इसी तरह से इसमें ऐंठन उत्पन्न होती है, जिससे विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण की विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, और इस ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण का मान कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। विक्षेप से मतलब थीटा, कितनी क्वाइल घूमी है उसके साथ पॉइंटर लगा हुआ है, या इस पुराने वाले में सस्पेंडेड क्वाइल में लैंप पैमाना व्यवस्था है, उससे हम निकालते हैं। तो उस विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, ये तो हुआ विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण धारा I प्रवाहित करने पर, NIAB। और फास्फोर ब्रांच की पत्ती में जो ऐंठन उत्पन्न हुई, जिसे हम कुंडली का विक्षेप कहते हैं, वो यदि फाई है तो वो होता है टाउ = K फाई, ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। जहां पर ये जो फाई है वो विक्षेप है क्वाइल का, क्वाइल कितनी घूमी, और K एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण है।
तो फाई विक्षेप के लिए, एक विक्षेप के लिए ऐंठन बलयूम का आघूर्ण क्या, के, तो फाई विक्षेप के लिए क्या होगा, के फाई। ये दोनों संतुलन की स्थिति में, जब साम्यावस्था की स्थिति होती है, दोनों बलयूम के आघूर्ण जब बराबर होते हैं तो कुंडली रुक जाती है। उस स्थिति में क्या होगा, ये दोनों बलयूम के आघूर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं NIAB इक्वल्स टू के फाई। अब यदि इससे हमें I निकालना है तो NAB का क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो ये के फाई के नीचे आ जाएगा NAB। ठीक है, अब यहां देखिए के तो कांस्टेंट है ही, ऐंठन एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बलयूम का आघूर्ण, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स ये भी कांस्टेंट है, जितने आपने बनाए हैं उतने ही रहेंगे। एरिया ऑफ कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, यानी ये तीनों चीजें ये क्या है, कांस्टेंट है। के अपॉन NAB पूरा नियत है, इसको हम कहते हैं धारामापी नियतांक कैपिटल जी। तो हम इसको लिख देते हैं कैपिटल जी, एक नियतांक है जिसको दक्षता नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हमने जी लिखा है, I इजिकल टू जी फाई। इसका मतलब है जी को यदि हम रिमूव करें तो I समानुपाती क्या हो जाएगा, फाई। इससे हमारा प्रिंसिपल निकल आया। सिद्धांत क्या हुआ, I अनुक्रमानुपाती फाई का मतलब क्या हुआ, चल कुंडली धारामापी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी धारा बहाई जाएगी उतना उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, उतनी कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। ये कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये चल कुंडली धारामापी या गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत है। इसको आप नोट करें, इसको आपको जरूर करना है, डायग्राम बनाना है। अब हम बात करते हैं, हम जा रहे हैं धारामापी को अमीटर में बदलने की कॉन्सेप्ट पर। उससे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी है, वो है शंट या पार्श्ववाही। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है, जिसको हम अभी पढ़े, वो बहुत ही सेंसिटिव यंत्र है। इसकी कॉइल बहुत पतले तांबे के तारों की बनी होती है। गैल्वेनोमीटर में का काम है धारा की उपस्थिति का पता लगाना या धारा की दिशा का पता लगाना। डायरेक्टली इसको करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। हाँ, ये बात संभव है कि बहुत ही कम माइक्रो एमीटर कोटि की धारा का मापन इससे किया जा सकता है। तो बेसिकली ये धारा मापने वाला यंत्र नहीं है, ये धारा की उपस्थिति को पता लगाने वाला यंत्र है। यदि इसको आपने किसी सर्किट से ज्वाइन कर दिया, आपने किसी सर्किट से इसको जोड़ दिया और इसमें आपने किसी सेल से बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित कर दी जो कि इसकी कैपेसिटी में नहीं है, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये इसका संकेतक अवरोधक पिन से टकरा के टूट जाएगा और इसकी कॉइल की जलने की संभावना रहेगी। तो यदि उच्च धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी में कुंडली में धारा ज्यादा होगी तो ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगी, जिससे इसकी कॉइल जो कि पतले तार की होगी वो जल जाएगी और ज्यादा विक्षेप होने के कारण वो संकेतक इसका टूट सकता है, अवरोधक पिन से टकरा जाएगा तो मुड़ जाएगा या टूट जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसकी सुरक्षा के लिए इसकी कुंडली के साथ समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। खास बात यहां आप नोट करें, समानांतर क्रम में, और कैसा, कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। हिंदी में शब्द ये पार्श्ववाही से ही इसका अर्थ समझ में आता है। शंट को जोड़ने से जो मुख्य धारा है उसका मैक्सिमम पार्ट इस समानांतर क्रम में जोड़े गए कम प्रतिरोध के तार से चला जाता है। अधिकांश भाग इस शंट से प्रवाहित होता है और बहुत ही कम भाग धारामापी की कुंडली से प्रवाहित होता है, जिससे इसकी कुंडली जलने से बच जाती है और इस रूप में ही इसको अमीटर कहते हैं। तो धारामापी को संभावित क्षतियों से बचाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी कुंडली के साथ समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जो जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, ये कहलाता है शंट। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमीटर को मैंने कहा शंट जोड़ने पर वो अमीटर बनता है। अमीटर को आप शुरू में इस लेक्चर में आपने समझा भी है और आप जानते भी हैं। अमीटर वो उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का एम्पियर में मापन किया जाता है, उसको कहते हैं एमीटर। और मिली एम्पियर कोटि की धारा, कम धारा नापता है, उसको हम कहते हैं मिली एमीटर। ठीक है, अब अमीटर में बदलने के लिए
शंट जोड़ा जाता है। उसकी कुंडली के साथ समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिसको हम शंट कहते हैं, और इस रूप में वो अमीटर कहलाता है। कैसे होगा? मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि धारा मापी है उसका रेजिस्टेंस Rg है। इसमें मुख्य धारा I बह रही है। हमने इसकी कुंडली के साथ समानांतर क्रम में ये कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जिसको हम शंट कह रहे हैं। उस शंट का प्रतिरोध R⁻s है। तो इससे जो I धारा यहां आ रही है इसका Is भाग इस शंट से जाता है और Ig भाग धारा मापी से चला जाता है। मान लीजिए धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध क्या है? Rg है और शंट का प्रतिरोध क्या है? R⁻s है। मुख्य धारा I का Ig भाग गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, धारा मापी से जा रहा है, और Is भाग यहां से जाता है। Is का मतलब होगा ये I में से Ig को आप घटा दीजिए, I माइनस Ig आएगा। Ig यहां से चला गया तो I माइनस Is यहां से जाएगा, मैक्सिमम पार्ट यहां से चला जाएगा, तो इसकी कॉइल जलने से बच जाएगी। और इस रूप में ये पूरी चीज, ये पूरा सेटअप, ये कहलाता है एमीटर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, Is की वैल्यू लिख सकते हैं I माइनस Ig। अब धारा मापी और शंट, जैसा कि आपने अभी परिभाषा में पढ़ा कि धारा मापी और शंट एक दूसरे के समानांतर क्रम में होते हैं। आप पहले पढ़ चुके हो विद्युत धारा में कि समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े, कोई भी चीज जुड़ी होती है तो उसके सिरों पर वोल्टेज बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये समानांतर क्रम में है तो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर और शंट के सिरों पर विभवांतर दोनों बराबर होंगे। शंट के सिरों पर विभवांतर बराबर धारा मापी के सिरों पर विभवांतर। विभवांतर निकालना आपको पता है, ओम्स लॉ से आता है, V = RI। तो यहां पर RI, तो यहां शंट का प्रतिरोध क्या होगा? RS, और शंट से जाने वाली धारा क्या होगी? IS। IS की वैल्यू क्या है? I माइनस IG। तो शंट का प्रतिरोध RS, शंट से जाने वाली धारा I माइनस IG। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg और गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा Ig। ये वोल्टेज है शंट के सिरों पर, V = RI से, RI, R की जगह RS, I की जगह शंट से जाने वाली धारा, यहां प्रतिरोध Rg और गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा Ig। अब यदि हमें RS निकालना है, कितने मान का शंट हम लगाएं कि ये अमीटर में परिवर्तित हो जाए, तो RS बराबर क्या होगा? इसका पक्षांतर कर देंगे, I माइनस IG, ये ऊपर आ जाएगा, Rg Ig, R⁻g Ig अपॉन I माइनस IG। ये RS जो है शंट की वैल्यू देता है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, यदि आप गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G माने और शंट को S माने, इसको S माने, तो यही का यही समीकरण GIg अपॉन I माइनस IG होता है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें ये सूत्र आपको मिल जाएगा, और इस सूत्र को आप ध्यान भी रखिए क्योंकि आंकिक प्रश्नों में आपको शंट का मान निकालना पड़ेगा कि अमीटर को हमें 0 to I परास के अमीटर में बदलना है, तो शंट का मान कितना होगा? तो ये वैल्यूज आप रख के शंट का मान निकाल सकते हैं। इस मान का प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर धारा मापी की कुंडली के साथ, यह धारा मापी 0 से I परास के रेंज के, कितने रेंज का हमें बनाना है? 0 से 3 एम्पियर का बनाना है या 3 मिली एम्पियर का बनाना है, उस परास के अमीटर में बदल जाएगा। तो बात समझ में आई? धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उचित मान का शंट उसके साथ जोड़ा जाता है। शंट से मतलब कम प्रतिरोध का तार धारा मापी की कुंडली के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाना, दिस इज शंट। तो अब इसमें हम प्रभावी प्रतिरोध निकालते हैं, कितना होगा कि अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यदि आपसे निकलवाया जाता है तो कितना आएगा? देखिए, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं Rg और RS, तो टोटल प्रतिरोध मान लीजिए R है, तो समानांतर क्रम में क्या होता है? व्युत्क्रम में जुड़ता है, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/Rg प्लस 1/RS। इनका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो Rg प्लस RS ये नीचे आ गया, इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें, यानी इसका हम भाग देंगे तो RS बचेगा, तो RS का 1 में गुणा हुआ तो RS आ गया, और यहाँ Rg का 1 में गुणा हुआ तो Rg आ गया। अब R की वैल्यू यदि निकालना है तो हम इसको पलटा देंगे, तो Rg RS ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा RS प्लस Rg।
ये अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र है। ये आपको बुक में अमीटर का जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये निकाला गया है। समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में हमने दोनों प्रतिरोधों को लगा के जोड़ दिया। ये अमीटर के प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, कैसे उसका रूपांतरण किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वोल्ट मीटर क्या है। हालांकि आप जानते हैं, बहुत क्लासेस में आपने 10 से इसको यूज कर रहे हैं और पिछले चैप्टर्स में भी आपने इसके बारे में सुना है। वो उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का मापन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर बनेगा कैसे। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट हैं। शंट समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ जोड़ा जाए तो अमीटर, और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा धारा मापी है जिसका प्रतिरोध Rg है। इसके साथ सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस वायर जोड़ दिया कैपिटल R, तो ये जो पूरा सेटअप है ये कहलाता है वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ें तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी को इस तरह से तैयार किया जाता है। अब हम R की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। इसकी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध मान लीजिए Rg है, और इसके साथ जो श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध जोड़ा वो प्रतिरोध है कैपिटल R। तो वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध जैसे हमने अमीटर का निकाला था, ये दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, क्योंकि श्रेणी में R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो Rg प्लस R, तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, Rg प्लस R टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, अंदर से धारा नहीं बहनी चाहिए। हमने विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर पढ़ा है। विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता बताई है, तब भी ये बताया है कि इसके अंदर से धारा नहीं बहनी चाहिए, बावजूद इसके अंदर से थोड़ी सी धारा बहती है, जिससे इससे नापा गया विभवांतर थोड़ा सा कम आता है। तो कोशिश ये की जाती है कि इसके अंदर से धारा ना बहे, इसके लिए इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है। तो हाई रेजिस्टेंस का वायर इसमें जोड़ते हैं तो इसका प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा इससे न्यूनतम से भी न्यूनतम प्रवाहित होती है, जिससे दो बिंदुओं के बीच में जोड़ने पर यह वोल्टेज का सही मापन देता है। यदि इसमें Ig धारा प्रवाहित करने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप देता है तो मापा जाने वाला विभवांतर कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से V इक्वल टू Ri, अभी हमने पढ़ा है। तो अब R क्या हो गया, टोटल R डैश, टोटल प्रतिरोध क्या है Rg प्लस R। Ig धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप दे रहा है, तो ओम के नियम से V इक्वल टू Ri, तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या है Rg प्लस R और इंटू Ig, ओम का नियम लिखा है। हमें वैल्यू निकालना है इसकी कि कितने मान का हम प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ें जिससे ये 0 टू V रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये R निकालने के लिए क्या करो कि इस Ig का पक्षांतर कर दो, तो ये गुणा में है Ig, तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो V अपॉन Ig इस तरफ आ जाएगा Rg प्लस R। अब आपको R की वैल्यू निकालना है, Rg का यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो V अपॉन Ig माइनस Rg बराबर R। अब आप R को इस तरफ ऐसा लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन Ig माइनस Ig। ये वो फार्मूला है। इस मान का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर 0 टू V परास के वोल्ट मीटर में बदल जाता है। मतलब ये सूत्र आप याद रखें, इसको नोट कर लें, सवालों में आपके काम आएगा। रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी V की, Ig की और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध की। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, ये वोल्टेज का मान है और ये Ig इससे बहने वाली धारा है। इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उक्त मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो 0 टू V परास के वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो ये प्रश्न आपको करना है। पहला, चल कुंडल धारा मापी की संरचना एवं सिद्धांत लिखिए, डायग्राम बनाइए, उसकी संरचना के पॉइंट्स लिख दीजिए।
कि ये क्वाइल है ए और ये क्रोड है, इस तरह से, लेकिन प्रिंसिपल को आपको पूरा करना है। धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, इसका आवश्यक व्यंजक यानी आर का मान, वहां आर सफिक्स एस का मान निकालना है। अमीटर और वोल्ट मीटर की दोनों बातें मोटी मोटी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लिए हैं, इनमें अंतर लिखिएगा। शंट या पार्श्ववाही किसे कहते हैं, इसको आपको समझाना है।